Hello friends, my name is Mahendra and welcome to your own YouTube channel that is Tech Center. Without wasting any time, start करते हैं नेक्स्ट चैप्टर CS प्रोफेशनल का रिवीजन गार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट चैप्टर नंबर 17 कराया था, उसके बाद सीधा सर 18 को छोड़ के 19 पे क्यों आ गए? 18 बड़ा है इसीलिए नहीं करा भाई, ऐसा नहीं है। जो हम लोग ने टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग जो लास्ट चैप्टर में सीखा है ना, वही कैरी फॉरवर्ड होके गार में आता है। गार उसी के बेसिस के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड दिया हुआ है जो आप रीड कर देना। मुझे बैकग्राउंड अभी एग्जाम से पहले बैकग्राउंड पढ़ेंगे तो भाई जरूरी चीजें कब पढ़ेंगे। नीड फॉर गार, और पहली बार चैनल पे आए भाई फॉर्मेलिटी 10 सेकंड में कर देता हूँ भाई, सब्सक्राइब कर लो। आपके काम की बहुत सारी चीजें आ रही है। लाइक वीडियो कर देना और सीएस प्रोफेशनल के फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि सबको क्या मिल सके, सबकी थोड़ी बहुत लगी पड़ी रहेगी एग्जाम के टाइम, तो आपको क्या होगा, फटाफट रिविजन हो जाएगा। सबसे पहले गार की जरूरत क्या है उससे पहले समझो गार है क्या। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, ये वाला ए है ना, वो अवॉइडेंस की बात करता है। अवॉइडेंस का मतलब हम लोग ने सीखा था टैक्स अवॉइडेंस इन लास्ट चैप्टर। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, टैक्स की कुछ तो गलत कर रहे हो, मतलब टैक्स का बेनिफिट उठा रहे हो, लॉ के अंदर उठा रहे हो, पर लॉ का कभी वो बेनिफिट नहीं था आपको देना। लॉ का इंटेंशन कभी नहीं था वो बेनिफिट आपको देना। आप ऐसा एक बेनिफिट उठा रहे हो लॉ के अंदर रह के, पर लॉ को धोखा देके, ऐसा बोल सकते, करेक्ट है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट का तकलीफ समझो कि आप तो कानून के अंदर बैठे हो भाई, अभी आपके साथ क्या किया जाए। आप कुछ टैक्स इवेजन करते हो, चोरी करते हो, तो समझ भी पड़ता है कि गवर्नमेंट आपको जेल में डाले। पर ये केस में तो आप लॉ के अंदर रह के काम कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम एक जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल लाएंगे। स्पेशल नहीं, जनरल, मतलब हर एक जगह पे लगेगा। भले ही आप टैक्स के अंदर रह के काम कर रहे हो, पर आगे जो कंडीशन दी हुई है अगर आप वो सेटिस्फाई कर देते हो तो हम आपके ऊपर गार्ड लगा देंगे, और गार्ड लगाने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंस बहुत खतरनाक होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या जरूरत है, तो आप क्या कर रहे हो, आप टैक्स अवॉइडेंस कर रहे हो, लाइक टैक्स इवेजन, जिसमें ये आप चार चीजें कर रहे हो। चार चीजें हो रही है टैक्स अवॉइडेंस की वजह से। सबसे पहले क्या हो रहा है, पब्लिक फिनांस का अंडरमाइंस द अचीवमेंट। जो पब्लिक फिनांस का टारगेट है, पब्लिक से पैसा लेने का टारगेट है, आप तो पैसा ही नहीं दे रहे, आप तो चोरी कर रहे हो। सेकंड, आप क्या कर रहे हो, रिसोर्स जो अलोकेशन होना चाहिए पैसा मिलने के बाद, उसका आप क्या कर रहे हो, डिस्टॉर्शन कर रहे हो। आप क्रॉस सब्सिडाइजेशन कर रहे हो रिच का, और आप क्या कर रहे हो, टैक्स इवेजन की तरह ये इकोनॉमिकली अनडिजायरेबल और इनइक्विटेबल होना चाहिए। तो ये सब रीजन की वजह से आपके लिए कुछ तो लाना जरूरी है। तो क्या हम लाएंगे, गार। सेकंड पॉइंट में बहुत ही सिंपल चीज लिखी है कि पहले क्या होता था, अगर टैक्स अवॉइडेंस किसी ने किया तो उसके लिए स्पेशल कानून लाया जाता था, स्पेशल इंस्टेंस लाया जाता था। स्पेशल इंस्टेंस है तो उसके केस में अलग कानून लाया जाता था। पर प्रॉब्लम ये होने लगा जैसे ही लिबरलाइजेशन बढ़ा, इसका मतलब क्या, लाइसेंस वगैरह कम हुए, तो लोगों ने अलग अलग तरीके निकालने चालू कर दिए। लोगों ने और उनके जो भी टैक्स एडवाइजर्स थे उन्होंने अलग अलग तरीके निकालने लग गए जिससे क्या कर सके, वो टैक्स की चोरी कर सके। तो ये केस में बहुत ही मुश्किल हो गया था कि हर केस में कैसे कोई कुछ ऐसा फ्रॉड करेगा, उसके बाद कानून लाएंगे ना। वो कानून लाए तो किसी और तरीके से फ्रॉड कर दिया, अभी वो तो फ्रॉड हो चुका है, उसके बाद फिर एक कानून लाए। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि पहले ही एक कानून लाके रखा जाए कि जनरली सबके ऊपर लगेगा, स्पेशल सेक्शन नहीं बनाएंगे, सबके ऊपर लगेगा। अगर आप उसमें फिट हो जाते हो तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको आपके अच्छे से लेंगे। ठीक है, दिस हैड लेड टू सीवियर इरोजन ऑफ टैक्स बेस। फर्दर अपीलेट अथॉरिटी एंड कोर्ट हैव बीन प्लेसिंग हैवी ओनर्स ऑन द रेवेन्यू व्हेन डीलिंग विद द मैटर ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, अभी ये ज्ञान लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे तो टैक्स इवेजन वर्सेस टैक्स अवॉइडेंस की बात करें तो क्या बात करता है ये। टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है, वही जो हम लोग ने बताया था ना लास्ट चैप्टर में, बहुत अच्छे से पढ़ा था, वो यहाँ पे समराइज करके दिया है। ये आप स्किप कर सकते हो, पर मैं तो बोलूंगा एक बार देख लेना। क्या लिखा हुआ है, टैक्स इवेजन का मतलब होता है आप खुला चोरी कर रहे हो। टैक्स अवॉइडेंस डिफिकल्ट है बताना, क्योंकि आप लॉ के अंदर रह के आप क्या कर रहे हो, लॉ का गलत उपयोग, लॉ की धज्जियां उड़ा रहे हो, लॉ की इज्जत लूट रहे हो, मतलब ऐसा सब कर रहे हो। ठीक है, फिर नीचे टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या लिखा है, वो तो भाई जो आपको गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है वो आप बेनिफिट ले रहे हो। फिर हम लोग सेक्शंस पढ़ने वाले हैं, सेक्शन नंबर 95 पढ़ने वाले हैं, सेक्शन नंबर 96 पढ़ने वाले हैं, सेक्शन नंबर 97, 98, 99 और रूल 10U पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
यहाँ पे फिर लिखा है कि गार जो है ये एप्लीकेबल कहाँ से हुआ है, 1 अप्रैल 2012 से हुआ है, पर लाने में टाइम लग गया क्योंकि इंडस्ट्री से प्रोटेस्ट हुआ, विच आर्बिटरी यूज द पावर ऑफ टैक्स ऑफिसर्स फोर्स टू, मतलब इससे क्या होगा कि उनको डर था कि टैक्स ऑफिसर लोग कुछ भी कर सकते हैं कि भाई जनरली तुमने एक कानून तोड़ा, अभी क्या करो, टैक्स भरो। और गार के कॉन्सिक्वेंस बहुत खतरनाक है, अगर गार लग गया तो आपके साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है, तो पढ़ेंगे आगे, कोई टेंशन नहीं है। तो सेक्शन 95 जो है वो मेन सेक्शन है, की सेक्शन है किसका, गार का। ये क्या बोलता है, आप कोई अरेंजमेंट कर रहे हो, अरेंजमेंट का बेसिक मतलब क्या, आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप कोई ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिसको हम क्या बनाएंगे, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बनाएंगे। आपका क्या था, नॉर्मल अरेंजमेंट था, आपने अपनी तरफ से एक ट्रांजेक्शन किया था, हम उसको क्या बना देंगे, इम्परमिसिबल, मतलब आप वो कर नहीं सकते, अवॉइडेंस, आपने अवॉइडेंस किया है, ऐसा अरेंजमेंट बना देंगे। गार का पर्पज ही यही है, और ये चैप्टर में 70% पार्ट सिर्फ इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट क्या होता है ये समझना ही अपना पर्पस है, बाकी कुछ नहीं है। इट मे बी नोटेड दैट सेक्शन 95 ऑफ एक्ट ओवर रूल्स द एंटायर एक्ट, ये पूरे इनकम टैक्स एक्ट को ओवर रूल कर देता है सेक्शन 95, मतलब सेक्शन 95 वर्सेस इनकम टैक्स एक्ट कौन जीतेगा, सेक्शन 95 जीतेगा। ये बोलता है भाड़ में जाने दो पूरा इनकम टैक्स एक्ट, मैं जो बोलूंगा वही तुम्हें सुनना है, ठीक है। इवन इन केस वेयर रिलीफ इज अवेलेबल अंडर डबल टैक्सेशन, अगर आपको DTAA में कोई रिबेट भी मिल रहा है, सेक्शन 9 रिलीफ 90 वगैरह वाला, तो भी टैक्स पेयर गार के दायरे में रहेगा, मतलब गार की नजर में रहेगा। भले ही आपको DTAA का बेनिफिट मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं आप चोरी करोगे, आप अवॉइडेंस करोगे। CBDT ने फिर LOB जो क्लॉज होता है टैक्स ट्रीटी में पढ़ेंगे, उसमें भी क्या कर दिया है, गार के बारे में कुछ लिखा है, ठीक है, बाद में देखते हैं। रूल 10U क्या बोलता है, ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनो। गार तभी लगेगा जब आपका अरेंजमेंट, जो भी आपका ट्रांजैक्शन वगैरह था, अगर 3 करोड़ रुपए से क्रॉस हो जाएगा ना, टैक्स बेनिफिट, जो आपका टैक्स बेनिफिट है, ये अगर 3 करोड़ रुपए से क्रॉस होगा ना, तो ही गार लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। एग्जाम में ऐसे सिचुएशन अलग अलग दे देंगे, पर बाद में बताएंगे जो टैक्स बेनिफिट था वो तो 2.5 करोड़ ही था, तो गार लगेगा ही नहीं। गार का टारगेट ये नहीं है कि छोटे मोटे लोगों के ऊपर करना, अगर आप 3 करोड़ से ज्यादा का टैक्स बेनिफिट उठा रहे हो टैक्स अवॉइडेंस करके, तो गार इन्वोक करेंगे, नहीं तो गार इन्वोक ही नहीं करेंगे। समझ रहे हो, गार इन्वोक कब होगा, 3 करोड़, और 3 करोड़ सिंगल पर्सन से नहीं, ऑल द पार्टीज, जितने भी वो ट्रांजेक्शन में पार्टी इन्वॉल्व है, सबका मिला के अगर 3 करोड़ से ज्यादा टैक्स बेनिफिट हो जाता है, तो हम क्या आपके ऊपर इन्वोक कर देंगे, गार इन्वोक कर देंगे, तो गार नहीं लगेगा। अगर जो आपका टैक्स बेनिफिट है वो 1 अप्रैल 2017 के पहले का है, मतलब इसके बाद के ट्रांजैक्शन गार में कवर होंगे, और दूसरा जो 3 करोड़ से कम अगर आपको टैक्स बेनिफिट हुआ है, तो भी हम आपके ऊपर गार नहीं लगाएंगे। ये 2 कंडीशन ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। 1 अप्रैल 2017 से पहले का बेनिफिट और 3 करोड़ से कम का बेनिफिट। इट इज टू बी नोटेड दैट थ्रेशोल्ड ऑफ 3 करोड़ इज नॉट टैक्स पेयर स्पेसिफिक, ये एक पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व है सबका मिला के 3 करोड़ होना चाहिए, एंड इट हैज टू बी डिटरमाइंड विद रिगार्ड टू ऑल द पार्टीज और टू द अरेंजमेंट। फर्दर द रूल ऑल्सो प्रोवाइड दैट टैक्स बेनिफिट शैल बी विद रेफरेंस टू द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड इन केस ऑफ इंक्रीज इन लॉस, मतलब जरूरी नहीं है आप इनकम करके टैक्स बचा रहे हो, अगर आपने अपना लॉस भी इंक्रीज कर दिया तो एक ही बात है ना, आप क्या कर रहे हो, ह्यूज लॉस क्लेम कर रहे हो, और अगले साल जाके क्या करोगे, उसको कैरी फॉरवर्ड कर लोगे, अभी ये साल अगले साल सेट ऑफ कर मार लोगे, तो वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर सेक्शन 99 की बात करें, अभी सेक्शन 95 पढ़ा था, अभी सीधा सेक्शन 99 पे लेके आए। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, दैट पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर टैक्स बेनिफिट, वो अपन इकोनॉमिक्स पढ़ते थे पता है 12th में, उसमें वो अलग अलग टाइप के लॉज होते थे, उसके लॉज के कुछ अजम्पशंस होते थे, वैसा टाइप कुछ है। यहाँ पे क्या आपने को देखना है, द पार्टीज हु आर कनेक्टेड पर्सन इन रिलेशन टू ईच अदर मे बी ट्रीटेड एज वन एंड द सेम पर्सन, जितने भी वो ट्रांजैक्शन में पार्टी कनेक्टेड है एक दूसरे से, सबको क्या मान लेंगे, एक पर्सन मान लेंगे। अकोमोडेटिंग पार्टी क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिसरिगार्ड कर लेंगे। अकोमोडेटिंग पार्टी या कोई और पार्टी होगा उसको क्या माना जाएगा, सेम पर्सन ही माना जाएगा। और अरेंजमेंट जो है वो कंसिडर और लुक थ्रू बाय डिसरिगार्डिंग एनी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। तो अकोमोडेटिंग पार्टी क्या होता है सर, ये आगे और भी चीजें आएगी, राउंड ट्रिपिंग फाइनेंसिंग, ये सब क्या होता है आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। ये 4 पॉइंट रटने जैसा है, इसमें कुछ ऐसा समझाने जैसा नहीं है, और रिवीजन में कहाँ भाई इतना टाइम नहीं है, ठीक है। इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं भाई। यहाँ से मैं बात करना चाहूंगा, मैंने कुछ लिख के रखा है, फिर ऑब्वियस ही बात है आपके मॉड्यूल पे लेके आऊंगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो भी आपका गार है ना, गार यही है, इसके अलावा गार कुछ नहीं है, ठीक है। सेक्शन 96 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट,
क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, वीडियो का क्वालिटी बढ़ा देना क्योंकि आपको एक जगह पे दिखे। देखो कोई भी हम अरेंजमेंट को, जो भी कोई अरेंजमेंट है उसको हम इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट कब मानेंगे, जब पहला पॉइंट, जब उसका मेन पर्पस क्या है, टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करना है। कोई भी इम्परमिसिबल, कोई भी अरेंजमेंट को हम इम्परमिसिबल अवॉइडेंस तब मानेंगे जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक कंडीशन क्या है, आपका मेन पर्पस क्या होना चाहिए, टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करना आपका मेन पर्पस होना चाहिए वो अरेंजमेंट का, ये है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहला कंडीशन है, आप क्या कर रहे हो, क्रिएट राइट कर रहे हो, ये एक ऐसी ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हो जो नॉर्मली क्रिएट नहीं होती। इसका सर एग्जांपल क्या है, एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लो। सेकंड, आप क्या कर रहे हो, मतलब एक ये कंडीशन तो हर जगह होनी चाहिए कि आपका मेन बेनिफिट, आपका मेन पर्पस क्या है, वो ट्रांजैक्शन करने का टैक्स बेनिफिट उठाना है। उसके साथ साथ एक कंडीशन ये भी आपकी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक कंडीशन ये होगी, प्लस ये चारों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप पहला कंडीशन क्या, आप एक ऐसी राइट या ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हो जो जनरली क्रिएट नहीं की जाती, ठीक है। दूसरा, आप क्या कर रहे हो, रिजल्ट कर रहे हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्या रिजल्ट हो रहा है, पूरे लॉ की, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो आप बैठ के। मतलब आप एक ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या निकल रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरे कानून की धज्जियां उड़ रही है, ऐसा आप काम करो। एग्जांपल दूंगा। तीसरा, आपके अरेंजमेंट की वजह से लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस या डीम टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस हो रहा है, मतलब क्या कमर्शियल सब्सटेंस का कमी हो रहा है। चौथा पॉइंट, आप एक ऐसे ट्रांजैक्शन के थ्रू एक ऐसी जगह पे एंटर कर रहे हो या ऐसी सिचुएशन में एंटर कर रहे हो जो जेन्युइनली नहीं की जाती, बोनाफाइड पर्पस के लिए नहीं की जाती। तो एक ये कंडीशन होनी चाहिए और ये चारों में से दो कंडीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये मेन पर्पस इज टू क्या है, ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट है। इसके ऊपर तो एग्जांपल देने की जरूरत ही नहीं है कि भाई आपका क्या मेन पर्पस है, टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करना है। सबसे पहला एग्जांपल है, क्रिएट कर रहे हो आप एक ऐसा राइट या एक ऐसा ऑब्लिगेशन जो कि नॉर्मली नहीं क्रिएट किया जाता। जो सीए फाइनल के स्टडी मटेरियल में एग्जांपल है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आप क्या हो, इंडियन कंपनी हो, ये क्या है, एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है। फॉरेन कंपनी के साथ इंडियन कंपनी ने एक ट्रांजैक्शन किया है जिसमें आप इंडिया में कुछ भी मशीन वगैरह मंगा रहे हो। इसमें रियल कानून जो कस्टम वस्टम है उससे कोई रिलेशन नहीं है, मेरा जस्ट समझाना आपका पर्पस है, ठीक है। मेरी गलतियां मत निकालना। पहला पॉइंट, एक ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जांपल सेटअप का ट्रांजैक्शन है जो कि $1 लाख का है, जो कि एग्जेम्प्ट है इंडिया में, मतलब टैक्स नहीं लगता। दूसरा, आपका कुछ भी परचेज का ट्रांजैक्शन है, ये कुछ भी मैं हाइपोथेटिकल चीजें ले रहा हूँ, $50,000 जो कि टैक्सेबल है, ठीक है। आपने ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये जो भी मशीन इंस्टॉलेशन का, ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था वो उस हिसाब से किया था कि जो एग्जेम्प्ट वाला है ना, इसका अमाउंट आप बढ़ा दो। देखो टोटल तो कितना है, 1,50,000 है। अभी तो ये बायर और सेलर के हाथ में है ना कि इसका कंपोनेंट कितना रखना है और इसका कंपोनेंट कितना रखना है। तो लॉ के अंदर आप काम कर रहे हो, 1,50,000 आपने टोटल इंक्लूड किया, आपने कुछ फेक इनवॉइसिंग वगैरह नहीं की। पर जो सेटअप वाला पार्ट था उसको आपने ज्यादा कर दिया और परचेस वाला पार्ट था उसको आपने क्या कर दिया, कम कर दिया। जानबूझ के आपने किया है। पर्पस क्या है, टैक्स बेनिफिट उठाना। पहला पॉइंट सही है, टैक्स बेनिफिट उठाना, जो लेफ्ट साइड वाला था। आपका मेन पर्पस यहाँ क्या है, टैक्स बेनिफिट उठाना। प्लस आप एक ऐसी राइट या एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हो जो जनरली क्रिएट नहीं की जाती ऑनलाइन प्राइस में। जनरली ऐसा काम कौन करता है, एक्चुअल प्राइस उसका 1 लाख नहीं था, टोटल 1,50,000 था, समझो ये 50,000 था और ये 1 लाख था, समझ रहे हो। तो पहला एग्जांपल ये हो गया। तो समझो, वापस एक बार आता हूं मैं क्या बोल रहा था, डायरेक्ट मॉड्यूल पे आते हैं अपन। आपके मॉड्यूल में कोई एग्जांपल नहीं है तो मैं जस्ट अपने जो फाइनल में पढ़ा था वो आपको कलेक्ट करवा रहा हूँ। आप कर रहे हो, देखो सबसे पहला तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस आपका होना चाहिए टैक्स बेनिफिट उठाना।
प्लस साथ में पहला पॉइंट, आप ऐसी राइट या ऐसी ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हो जो ऑर्डिनरीली नहीं की जाती बिटवीन पर्सन डीलिंग एट आर्म लेंथ। आर्म लेंथ का मतलब क्या है, आप रिलेटेड वगैरह कुछ नहीं हो। आर्म लेंथ का मतलब क्या, आप दूर दूर के पार्टी हो, मतलब आपका कोई एक दूसरे से रिलेशन नहीं है, आप आर्म लेंथ प्राइस पे आर्म लेंथ पार्टी हो। तो ऐसी चीजें नहीं की जाती जैसे लास्ट टाइम मैंने करके बताई कि 1 लाख बढ़ा दिया, 50,000 कम कर दिया। जनरली कोई क्यों करेगा दूसरा पार्टी आपके लिए, या तो एसोसिएटेड पार्टी करेंगे जो आपके रिलेटेड है। अगर एसोसिएटेड पार्टी रहेगी तो गार्ड लगेगा ही नहीं, क्योंकि सीधा सीधा ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा। नीचे पढ़ेंगे कि एक सार करके कंसेप्ट होता है, SAAR, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स। वो क्या होते हैं कि गवर्नमेंट ने जो पहले गलतियां देख के कानून ऑलरेडी बना दिए हैं, और जहां पे सार लगता है वहां पे जनरली गार्ड नहीं लगता। आगे पढ़ेंगे, कुछ है फर्क उसमें, ठीक है। हाँ, पहला पॉइंट हो गया कि आप राइट या ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हो जो ऑर्डिनरीली नहीं की जाती जो पर्सन डील करते हैं आर्म लेंथ प्राइस पे। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ये थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ, मैं थोड़ा हैवी भी बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के अननेसेसरी बोल रहा हूँ। मेरा स्पीड बढ़े मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं भाई शांति प्रिय आदमी हूँ, ठीक है। ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा, और मेरे लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फटाफट जितना हो सकता है उतना करो। सेकंड एग्जांपल के ऊपर आते हैं। आप क्या करते हो, रिजल्ट करते हो, मतलब आपका क्या पहला अरेंजमेंट तो सेम है कि आप मेन पर्पस क्या है, आपका टैक्स बेनिफिट उठाना। दूसरा, आपकी अरेंजमेंट की वजह से क्या रिजल्ट हो रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिसयूज या अब्यूज ऑफ एक्ट हो रहा है, मतलब आप अपने पूरे कानून के इनकम टैक्स एक्ट के बैठ के धज्जियां उड़ा रहे हो। एग्जाम्पल इसका भी लेते हैं। ये इंडिया है, ये भाई इंडिया से बहुत प्यार है, मैप नहीं आता बनाने, ठीक है। ये इंडिया है फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पे मॉरिशियस है। मॉरिशियस में एक ऐसा कानून है कि कोई भी आप कैपिटल गेन होगा, आप मॉरिशियस में बैठे हो, आप इंडिया की कंपनी के शेयर वगैरह बेच रहे हो मॉरिशियस में बैठ के, तो कैपिटल गेन मॉरिशियस में ही टैक्सेबल होगा, और मॉरिशियस में टैक्स रेट है 0% फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है सर। पर इसके पीछे कंडीशन है, अगर आप मैक्सिमम इंडिया की कंपनी में सिर्फ 10% की होल्डिंग रखते हो ना, तो ही मॉरिशियस में टैक्स होगा। 10% से ज्यादा होल्डिंग रखोगे तो कहां पे इंडिया में टैक्स होगा। ऐसे सब टैक्स ट्रीटी होता है, करेक्ट होता है। मैंने क्या बोला, ये मॉरिशियस है, इंडिया है। मॉरिशियस और इंडिया के बीच में एक टैक्स ट्रीटी है जो क्या बोलती है कि कोई भी कैपिटल गेन अगर आप इंडियन कंपनी के शेयर मॉरिशियस में बैठ के बेचते हो तो भी कैपिटल गेन जो है वो मॉरिशियस में लगेगा, और उधर टैक्स रेट है 0% फॉर एग्जाम्पल। सिंपल है, यस सिंपल है। पर कंडीशन ये है कि आप मैक्सिमम कितना बेच सकते हो, 10% उसका वोटिंग राइट बेच सकते हो, उससे ज्यादा नहीं बेच सकते। तो समझो यहाँ पे एक कंपनी है टी लिमिटेड है, जिसके पास इंडिया की एक कंपनी रिलायंस के फॉर एग्जाम्पल 20% शेयर है। कितना है, 20% शेयर है। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये 20% शेयर अगर बेचेगी तो इंडिया में टैक्स लग जाएगा 20% की रेट से। पर अगर ये क्या चाहती है कि भाई कैपिटल गेन लगे ही नहीं, तो वो क्या करेगी, वो चाहेगी कि भाई कैसे ना कैसे करके मॉरिशियस में, मतलब मॉरिशियस में टैक्स लगे। तो उसके लिए ये क्या करती है, देखो मेन पर्पस तो क्या आ गया, पहला पॉइंट टैक्स बेनिफिट उठाना आ गया। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे बैठ के टैक्स बेनिफिट उठाना चाहते हो। दूसरा पॉइंट क्या कर रहे हो, आपने प्लान किया कि मैं क्या करता हूं, 2 पार्टनरशिप फर्म खोल देता हूं, पार्टनरशिप फर्म ए और बी। 9.99% इसके नाम पे शेयर कर देता हूं, 9.99% इसके नाम पे शेयर कर देता हूं, तो लगभग 19.88% हो गया, और बचा हुआ 0.2% मैं अपने पास रखता हूं, बेचेंगे नहीं। तो ये पार्टनरशिप फॉर्म ए सेल करेगी शेयर मॉरिशस में, तो टैक्स कहाँ लगेगा, मॉरिशस में लगेगा। ये बी भी कहाँ, मॉरिशस में बेचेगी, टैक्स कहाँ लगेगा, मॉरिशस में लगेगा। मतलब क्या होगा कि इंडिया में टैक्स लगेगा ही नहीं, पूरा मॉरिशस में टैक्स लगेगा, और मॉरिशस में 0% टैक्स। ऐसा होता है रियल लाइफ में, बिल्कुल होता है भाई, क्यों नहीं होता, ये सब होता है, तभी तो इस ICE वालों ने डाला है एग्जाम्पल्स वगैरह, ठीक है। तो ये क्या किया आपने, पूरे एक्ट की आपने एक ऐसा अरेंजमेंट किया जिसकी वजह से आपने पूरे कानून की धज्जियां उड़ा दी भाई। मिसयूज अब्यूज कुछ भी बोलो, आपने इज्जत लूट ली कानून की बैठ के यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर आपका 10 करोड़ का शेयर बिकता तो इंडियन गवर्नमेंट को 2 करोड़ का रेवेन्यू मिलता था, जो क्या मिल रहा है अभी, कुछ बाबा जी का ठुल्लू मिल रहा है अभी, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी कुछ नहीं मिल रहा। तो आपने एक ऐसा अरेंजमेंट किया जिसका मेन पर्पस था टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करना, और दूसरा चीज क्या था, आपने ऐसा अरेंजमेंट किया जो मिसयूज या अब्यूज कर रहा है पूरे लॉ को। इज इट ओके? मैं फास्ट जा रहा हूँ, मैं एकदम क्विक जा रहा हूँ, होप सो समझ रहा रहेगा, रिवीजन है ऑब्वियस सी बात है। देखो
पहला पॉइंट सेम है, मेन पर्पस क्या है, टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करना, और दूसरा क्या आप कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो या अब्यूज कर रहे हो प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सिंपल है। यस। थर्ड पॉइंट आते हैं, आप क्या एक ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हो जो कि कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है उसमें, या फिर डीम टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है। डीम जहां जहां पे भी आ जाएगा तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि मानना क्या है। डीम का मतलब क्या होता है, आपको मानना पड़ेगा, पर क्या मानना पड़ेगा वो भी तो बताओ। तो वो उसके लिए अलग से रेफरेंस दिया रहेगा, तो सेक्शन 97 में दिया हुआ है कि डीम टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है, 4 और ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। दैट इज लैक ऑफ, कोई अलग कलर लेता हूं, ये देखो यहाँ पे 2 पॉइंट है। पहला है लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस और दूसरा है लैक ऑफ डीम टू बी कमर्शियल सब्सटेंस। डीम जहां जहां भी आएगा, मैंने बोला क्या मेंशन करना पड़ेगा, तो सेक्शन 97 में ये लोग ने मेंशन करके रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले ये बताओ सर, कमर्शियल सब्सटेंस का ये क्या पॉइंट है। तो पॉइंट बड़ा ही सिंपल है कि भाई आपको कमर्शियली कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए थी, जो आपने की है ऐसी चीज की है, तो हम आपके ऊपर क्या करेंगे, गार इन्वोक करेंगे। पहला पॉइंट क्या था, आपका टैक्स बेनिफिट। दूसरा पॉइंट क्या है, आपने कोई ऐसी चीज की है जो कि कमर्शियली नहीं करनी चाहिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं, सीए फाइनल वाला, वही जो मैंने पढ़ा है वही मैं एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। सबसे पहले इंडिया में रिलायंस लिमिटेड है फॉर एग्जांपल। ये रिलायंस से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, मैं जस्ट एक फेमस कंपनी है तो एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। इंडिया में रिलायंस है। यहाँ पे रिलायंस का काम क्या है समझो, ये यहाँ से इंपोर्ट करता है, कोई भी कंट्री से, समझो यूएस से कोई चीज इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट कर देता है यूके में, कहीं से भी, ठीक है। पर ये रिलायंस लिमिटेड अपने नाम से नहीं कर रहा, ये जाके एक ऐसी कंट्री, कोई भी कंट्री ले लो, दुबई ले लो, कोई भी ऐसी जहां पे टैक्स नहीं लगता, वहां पे अपनी एक सब्सिडरी खोलता है, और ये इसके थ्रू क्या कर रहा है, काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, देखो कोई चीज इंपोर्ट करूंगा मतलब मैं ये चीज परचेस कर रहा हूं। अगर मैं 1 करोड़ की कोई चीज परचेस कर रहा हूं और 1.5 करोड़ में कोई चीज सेल कर रहा हूं, तो 50 लाख इनकम है, 50 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा, करेक्ट है। तो ये 50 लाख का टैक्स बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं दुबई में एक कंपनी खोल रहा हूं, क्योंकि वहां पे कोई इनकम टैक्स नहीं है। वहां पे अगर कोई इनकम टैक्स नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ। तो मेन पर्पस क्या है, टैक्स बेनिफिट है। दूसरा क्या है, आप कमर्शियली सब्सटेंस जो है वो आप क्या करो, खत्म करो। लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस ऐसा कोई नहीं करता। तो यहाँ पे क्या मान लिया जाएगा, यहाँ पे आपका मान लिया जाएगा कि गार इन्वोक हो जाएगा। अभी बात करते हैं नेक्स्ट, डीम टू बी कमर्शियल सब्सटेंस का क्या मतलब होता है, डीम टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस का क्या मतलब होता है। तो ये पहले अपना मॉड्यूल समझो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आधे टाइम तो समझ ही नहीं आएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि ये लिखा क्या है कुछ समझ नहीं रहा। तो ये एक चार्ट बना के दे रहा हूं, इससे आपका क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें सबसे पहले समझो 4 पॉइंट है, जैसे ऊपर 4 पॉइंट थे ना, हम लोग ने 3 पॉइंट डिस्कस कर दिए, चौथा पॉइंट अभी बाकी है, पर वो बहुत ही मामूली सा पॉइंट है, बहुत ही नॉमिनल पॉइंट है, जिसके ऊपर इतना कोई मतलब बोनाफाइडली ऐसा कोई नहीं करता ट्रांजेक्शन, बेसिकली वो है। दूसरा पॉइंट है ये डीम टू बी लैक ऑफ कमर्शियल, सेक्शन 97 की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट है, आपके मॉड्यूल से ही मैं कराने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ जस्ट। ये चौथा पॉइंट है, ठीक है। ये 96 अपना हो चुका है। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो पहला पॉइंट है इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट, हम किसको बताएंगे, मेन पॉइंट क्या होना चाहिए, टैक्स बेनिफिट लेना। दूसरा एक अदर पॉइंट साथ में होना चाहिए। पहला, आप ऐसा कोई कर रहे हो जो आर्म लेंथ प्राइस पे कोई करता नहीं है। दूसरा, आप मिसयूज अब्यूज कर रहे हो लॉ को। तीसरा, कमर्शियल सब्सटेंस या डीम टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। चौथा पॉइंट, जनरली जेन्युइन केस में लोग करते नहीं है। तो यहाँ पे अपना सेक्शन 96 हो जाता है। 96 टू एक बार रीड कर लेना, कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है कि अगर कोई आप अरेंजमेंट में हो तो आपको देखना है कि मेन पर्पस क्या, आपका टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करना है। हाँ, अगर है, अगर नहीं है तो गार्ड लगेगा ही नहीं। अगर है तो आपको देखना है कि ये 4 में से कोई एक पॉइंट है क्या, और बीच में डाला है मतलब एक पॉइंट है क्या। अगर है तो आपका ट्रांजैक्शन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बन जाएगा। अभी नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज ये नेक्स्ट आते हैं कि डीम टू बी क्या होता है, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। तो सबसे पहले सब्सटेंस ओवर फॉर्म, यहाँ पे लिखा है, मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। पहले एक बार बिल्ड करो, मैं जानबूझ के आपके साथ कर रहा हूँ। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये पहला पॉइंट है। दूसरे में 4 पॉइंट है। अरेंजमेंट इन्वॉल्व, एक ऐसी अरेंजमेंट है जो इन्वॉल्व कर रही है 4 पॉइंट। पहला है राउंड ट्रिपिंग फिनांस, राउंड ट्रिपिंग फिनांस। दूसरा पॉइंट है अकोमोडेटिंग पार्टी, अकोमोडेटिंग, ये समझाऊंगा, टेंशन मत लो। थर्ड पॉइंट है ऑफसेटिंग ऑफ लायबिलिटी, ये आपको चार्ट साथ में बना के रखना है, नहीं तो ये समझेगा ही नहीं। चौथा पॉइंट है ये देखो, पहला पॉइंट है
आपका सब्सटेंस ओवर फॉर्म वाला। सेकेंड पॉइंट है एक ऐसा अरेंजमेंट जो 4 पॉइंट इन्वॉल्व करता है। राउंड ट्रिपिंग फिनांस पहला पॉइंट हो गया। दूसरा अकोमोडेटिंग पॉइंट है, ये देखो ये बुलेट अलग है, ये बुलेट अलग है। तीसरा पॉइंट है ऑफसेटिंग या कैंसिलिंग। और चौथा पॉइंट है एक ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे हो जो कि वैल्यू वगैरह कुछ भी रिड्यूस करता है, ठीक है, ये चौथा पॉइंट है। अभी ये थर्ड पॉइंट है, नेक्स्ट ये जो है वो थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर आप ये सब छोड़ो पहले, सबसे पहले, और फोर्थ पॉइंट ये है, उससे पहले मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बताता हूँ और लाइन बाय लाइन एग्जांपल भी साथ साथ में करते जाते हैं। सबसे पहले सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि भाई कुछ लोगों को आपने देखा है जिनका चेहरा बड़ा ही मासूम होता है, बहुत ही क्यूट क्यूट दिखते हैं, अंदर से बहुत आरामी होते हैं। बेसिकली बात कर रहा हूँ पर्सनल, तो वही बात है। फॉर्म का मतलब क्या है कि फॉर्म मतलब जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, पर सब्सटेंस मतलब उसके अंदर की बात बताओ भाई। चेहरा क्या देख रहे हो भाई, पर्दा उठा के देखो अंदर क्या है, करेक्ट है, तो वो वाली चीज है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मतलब आपको फॉर्म से ऊपर सब्सटेंस देखना है। उसका एग्जांपल एक देखते हैं। समझो कोई इंडिया है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का एक कंपनी है एम लिमिटेड, ठीक है। एम लिमिटेड को क्या करना है, एम लिमिटेड को सिंपली इंडिया में शेयर बाय करके सेल करना, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म होल्ड किया तो 10% टैक्स लगेगा इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख। पर मैट करके एक कंसेप्ट होता है जिसमें आपका इंडियन कंपनी है तो 15% क्या लगेगा। फॉरेन कंपनी पे भी मैट लगता है पर उसका एक एक्सेप्शन है। मैट का लेक्चर यूट्यूब पे डाला हुआ है, 1 घंटे का लेक्चर है, आप जाओ डिस्क्रिप्शन में मैट का लिंक डाल दिया है, क्योंकि फिर रिवीजन में मैं मैट नहीं कराऊंगा क्योंकि मैट ऑलरेडी डाला हुआ है, आप देख सकते हो। मैट का क्या मैं बोल रहा था, 15% मैट लग जाएगा मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो ये क्या प्लान करता है कि यार यहाँ पे मेरा टैक्स का 5% का अननेसेसरी लॉस हो रहा है, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, एम लिमिटेड एक पार्टनरशिप फर्म क्या करता है, फॉर्म करता है। पार्टनरशिप फर्म को क्या बोलता है, तू शेयर खरीद और शेयर बेच। तो पार्टनरशिप फर्म क्या करता है, शेयर खरीदता है शेयर बेचता है, तो मैट लगेगा नहीं, यही टैक्स रेट लगेगा। एएमटी लगता है पर एएमटी की बहुत सारी और भी कंडीशन है, तो वो ये केस में फॉल नहीं करेगा, करेक्ट है। तो वो केस में आपका क्या हो जाएगा, वो केस में आपका सिंपली चीज हो जाएगा कि आपने क्या किया, टैक्स बेनिफिट उठा लिया और आपने डीम टू बी कमर्शियल, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस का भी वो पॉइंट कवर हो गया, क्योंकि आपने सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस क्या था, ट्रांजेक्शन का टैक्स चोरी करना। पर फॉर्म तो एकदम सही है भाई, एक पार्टनरशिप फर्म ने सेल शेयर बेचे हैं तो कानून के अंदर तुम बैठे हो, क्या कर दोगे, करेक्ट है। तो ये यहाँ पे पॉइंट एग्जाम्पल सिंपल सा है जो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का आपका आ जाएगा, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, कोई एक ऐसी अरेंजमेंट है जो इन्वॉल्व करती है, क्या इन्वॉल्व करती है, राउंड ट्रिपिंग फिनांस। राउंड ट्रिपिंग फिनांस का एग्जांपल दो सर, ये यहाँ पे रिलायंस कंपनी है। ये कौन है, रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी क्या करती है, दुबई में कंपनी के शेयर खरीदती है, बाय कर रही है शेयर 10 करोड़ रुपए की, टी लिमिटेड फॉर एग्जांपल कंपनी है 10 करोड़ का, और ये क्या बोलती है, 10 करोड़ रुपया तू लोन दे दे किसको, टाटा लिमिटेड को। ये क्या हो रहा है सर, ये टाटा लिमिटेड इसको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी ये लोन पे। अगर रिलायंस लिमिटेड खुद टाटा लिमिटेड को क्या देता, लोन देता, तो क्या होता, ये जो इंटरेस्ट पे करता ना रिलायंस को, उसके ऊपर इंडिया में आईएफआरएस में टैक्सेबल हो जाता, करेक्ट है। पर ये सिंस दुबई में ये कंपनी खोली है, दुबई में इनकम टैक्स है ही नहीं, तो टाटा लिमिटेड अगर दुबई में क्या करता है, इंटरेस्ट पे करता है, तो दुबई में तो टैक्स लगेगा ही नहीं। इट इज वेरी सिंपल ना भाई, कि अगर रिलायंस लिमिटेड को क्या देता है, इंटरेस्ट देता तो टैक्सेबल हो जाता। पर रिलायंस लिमिटेड ने क्या किया, इसको 10 करोड़ लोन देने की जगह उसको ने क्या किया, 10 करोड़ का शेयर खरीदे और उसको बोला कि तू 10 करोड़ का क्या दे दे, लोन दे दे। तो ये क्या है, आपका राउंड ट्रिपिंग फिनांस है। एकोमोडेटिंग पार्टी क्या होता है, इसको एक तरीके से एकोमोडेटिंग पार्टी बोल सकते हैं, पर ये ऑफसेटिंग लाइबिलिटी, एकोमोडेटिंग पार्टी। और जो फोर्थ पॉइंट है, आप क्या कर रहे हो, आप कोई ऐसे पर्सन को इन्वॉल्व कर रहे हो, ऐसे ट्रांजेक्शन को इन्वॉल्व कर रहे हो जिसकी वजह से आपका लो हो जाएगा प्रॉफिट। तो ये तीनों के रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं जिसमें क्या हो जाएंगे, तीनों पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, करेक्ट है। और फिर 2 पॉइंट है बस, अपना गार जो है वो मोटे मोटे खत्म हो जाएगा, उसके बाद एकदम रीडिंग। फॉर एग्जांपल समझो इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस लिमिटेड। इसका दुबई में 100% ओन सब्सिडरी है जिसका नाम है एल लिमिटेड, कुछ भी है, ठीक है। ये दुबई में आईएनसी होता है, लिमिटेड होता है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे टैक्स पड़ाना है, ठीक है। ये इसका होली ओन सब्सिडरी है, मतलब 100% इसका शेयर है सब्सिडरी कंपनी में, सिंपल है, यस सर। अभी ये शेयर होल्डर है इसका 100%, इसके पास बहुत सारा प्रॉफिट पड़ा हुआ है, समझो 500 करोड़ रुपए का,
इंडियन करेंसी में 500 करोड़। इसको रिलायंस को ये चाहिए, ऐसे तो ले नहीं सकता, लोन एंड एडवांस लेगा, मतलब यहाँ से लोन लेगा रिलायंस लिमिटेड अगर एल लिमिटेड से, तो क्या प्रॉब्लम होगा पता है, 222E लग जाएगा डीम डिविडेंड। अगर आपका कोई 20% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डर है, उसको अगर आप लोन या एडवांस देते हो तो वो डीम डिविडेंड मान लिया जाता है और उसके ऊपर टैक्स लगता है, करेक्ट है, 222E लग जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, दुबई में एक बैंक है, कोई भी बैंक है, ए बैंक है, जो भी, ठीक है, उसको ये पैसा क्या कर देते हैं, एज अ लोन दे देते हैं, डिपॉजिट करा देते हैं, लोन तो नहीं देंगे, बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं, और बैंक को क्या बोलते हैं, तुम कुछ कमीशन रख लो 10 करोड़ रुपया और 490 करोड़ रुपीस क्या करो, रिलायंस लिमिटेड को लोन दे दो। अगर यहां से लोन लेते तो क्या प्रॉब्लम होता, 222E लग जाता और टैक्स लग जाता, पर यहां से अगर लोन लेंगे, बैंक से अगर कोई लोन लेंगे तो कोई तरीके का टैक्स नहीं लगेगा ना, कि भाई वो ये कोई रिलेटेड थोड़ी है, यहां से तो 100% रिलेशन था, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, तो आपका क्लोजली हेल्ड कंपनी भी था, तो क्या लग जाता, लग जाता 222E डीम डिविडेंड। पर यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, तो यहाँ से आपने क्या किया, टैक्स का चोरी कर लिया, तो इसको बोलेंगे अकोमोडेटिंग पार्टी। आपने कोई ऐसे पर्सन को इन्वॉल्व कर लिया जिसकी वजह से आपने क्या किया, टैक्स कम कर दिया। तो अभी पढ़ते हैं, अभी बहुत ही सिंपल सी चीज है ये चीज। देखो पहला पॉइंट क्या था, सब्सटेंस ओवर फॉर्म था, वो इससे पहले वाले चैप्टर में भी इन डिटेल पढ़ा था, तो ये आप क्या करना, रीड कर लो। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आप क्या कर रहे हो, कोई अरेंजमेंट कर रहे हो जिसमें इन्वॉल्व है पहला राउंड ट्रिपिंग फाइनेंसिंग। राउंड ट्रिपिंग फाइनेंसिंग का एग्जांपल मैंने क्या लिया था, बीच में कोई पैसा घुमा के लाते हो, करेक्ट है। 97(2) ऑफ द एक्ट डिफाइंड राउंड ट्रिपिंग फाइनेंसिंग टू इंक्लूड एनी अरेंजमेंट इन विच दो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन फंड आर ट्रांसफर्ड अमंग द पार्टीज टू द अरेंजमेंट एंड सच ट्रांजैक्शन डू नॉट हैव एनी सब्सटेंशियल कमर्शियल पर्पस। ये जितने भी ट्रांजैक्शन है ना, इसमें किसी में भी कमर्शियल सब्सटेंस तो है ही नहीं, तो डीम टू बी कमर्शियल सब्सटेंस ही तो देख रहे, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। सेकंड, अकोमोडेटिंग पार्टी, जो अपने एग्जांपल में बैंक था, आप क्या कर रहे हो, ऑफसेट या कैंसिल कर रहे हो एक से सामने दूसरा ट्रांजैक्शन, या आप क्या कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो कंडक्ट थ्रू वन और मोर पर्सन विच डिस्गाइज द वैल्यू, आप क्या कर रहे हो, उसका वैल्यू खत्म कर रहे हो, या लोकेशन के थ्रू, या सोर्स के थ्रू, या ओनरशिप के थ्रू, या कंट्रोल ऑफ फंड। तो अपना जो एग्जांपल था वो क्या कर रहे थे, अपन लोन दे रहे थे, तो ये 4 पॉइंट अपने क्या हो जाएंगे, सेकेंड पार्ट ऑफ लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, डीम्ड टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। नेक्स्ट आते हैं, where arrangement involve the location of asset or of a transaction or of a place of residence of any party and such location is without any commercial purpose। एक वोडाफोन करके केस लॉ है, आपके चैप्टर में भी दिया हुआ है, जो कि आज तो नहीं डिस्कस करेंगे, आज तो हम गारी कर रहे हैं, फिर देखेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, अरेंजमेंट कर रहे हो एक ऐसा जिसमें आप क्या कर रहे हो, कोई लोकेशन ऑफ असेट ऐसी जगह रख रहे हो, या कोई ऐसी जगह ट्रांजेक्शन कर रहे हो, या ऐसी जगह प्लेस ऑफ रेसिडेंस है जिसका 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 कोई पार्टी का, एंड सच लोकेशन जो है वो विदाउट एनी कमर्शियल पर्पज है, उसका कमर्शियल ट्रांजैक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। वोडाफोन केस लॉ में यही हुआ था कि उसका रियल लाइफ में कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, फिर भी आप ऐसी जगह पे वो लोकेशन ऑफ असेट रखते हो या लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ रेसिडेंस रखते हो जिससे क्या हो, आपका टैक्स बच जाए। और चौथा पॉइंट, वेयर अरेंजमेंट डज नॉट अफेक्ट सिग्निफिकेंटली द बिजनेस रिस्क और नेट कैश फ्लो ऑफ द पार्टी टू द अरेंजमेंट एंड ओनली एट्रीब्यूट, मतलब आप ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हो जिससे कुछ बिजनेस रिस्क का कोई रिलेशन नहीं है, कोई कैश फ्लो आ नहीं रहा, सिर्फ आपका क्या हो रहा है, टैक्स बच रहा है, तो वो भी आपका क्या मान लिया जाएगा, डीम टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे अपने पूरा जो सेक्शन 96 और 97 है वो खत्म हो जाते हैं। तो 96 में देखो 4 पॉइंट थे। सबसे पहले क्या अरेंजमेंट है टैक्स बेनिफिट, पहला पॉइंट ये तो होना ही चाहिए, टैक्स बेनिफिट हो रहा है। अगर टैक्स बेनिफिट हो रहा है तो देखो कि क्या पहला पॉइंट क्या था, आपका राइट या ऑब्लिगेशन जो नॉर्मली क्रिएट होता है आर्म लेंथ प्राइस में, वो नहीं हो, ऐसा कुछ हो रहा है क्या जो आर्म लेंथ प्राइस में नॉर्मली नहीं होता, वो तुम कर रहे हो, अगर है तो आपका गार्ड लगेगा, वो नहीं है तो आगे देखो कि मिसयूज या अब्यूज हो रहा है कि, अगर हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हिसाब से गार्ड लग जाएगा, अगर होगा तो आपका लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है। और आगे सेक्शन में दिया हुआ है डीम टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, जिसमें कि 4 पॉइंट है, करेक्ट है, और दूसरे पॉइंट में अपने खुद के 4 पॉइंट, ऐसा आपको समझना है। ऐसा कोई रटने की जरूरत नहीं है, देखो समझ लो, गार का जो नीचे एग्जांपल्स दिए हैं वो अच्छे से कर लो, मैं खुद करवाने वाला हूँ, आपका काम बन जाएगा। ज्यादा एकदम वो मत घुसो, रियल लाइफ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी बेचारे सोचेंगे कि ये बोलना बहुत आसान होता है ना, ये तो मैंने 2-4 एग्जाम्पल जो पढ़े हैं वही एज इट इज पढ़ा रहा हूँ, जो मतलब आपके बुक्स में दिए हुए हैं।
रियल लाइफ पे कैसे कैसे ट्रांजैक्शन आएंगे जरा सोचो। मतलब टैक्स बेनिफिट 3 करोड़ से ज्यादा है तो ट्रांजैक्शन का वैल्यू 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अगर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कोई वैल्यू है, 100 करोड़ नहीं तो 30 करोड़ तो होगा ही 100%। 30 करोड़ पकड़ते हैं, 20 करोड़ पकड़ते हैं, तो वो केस में वो जो क्लाइंट रहेगा वो अपने जैसा थोड़ी स्टूडेंट रहेगा, उसकी अपनी लॉयर्स की टीम रहेगी, अपनी सीएस की टीम रहेगी, जो सामने डिपार्टमेंट से क्या करेगी, आर्ग्यू करेगी। और ये सब कोई प्रूफ करना इतना ईजी थोड़ी है रियल लाइफ में कि भाई ऐसी तुम राइट या ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हो जो कि नॉर्मली नहीं होती। नॉर्मली नहीं होती इसका क्या मतलब होता है भाई? तो वो बहुत कुछ इश्यूज होंगे, बहुत कुछ तकलीफें होंगी, बहुत कुछ मजा आएगा उनको, जो भी होगा अपने को एग्जाम पास करने से मतलब है। तो ये सिर्फ समझ लो, ज्यादा एकदम डुबकियां लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। लगाएंगे कभी लगाएंगे, 10 दिन नहीं लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या था, इज एंटर्ड इनटू और कैरिड आउट बाय मींस और मैनर। आप कोई ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट में ऐसे एंटर कर रहे हो, ऐसे कैरी आउट कर रहे हो जो कि जनरली नहीं किया जाता, बोनाफाइड पर्पस के लिए, जेन्युइन पर्पस में ऐसा नहीं किया जाता। तो चारों में से एक पॉइंट भी आपका हो जाएगा। प्लस टैक्स बेनिफिट कर रहे हो तो आपका क्या लगा देंगे, गार लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वो मेन पर्पस क्या होना चाहिए आपका, टैक्स बेनिफिट। तो टैक्स बेनिफिट पता कैसे चलेगा, उसके रिलेटेड 2-3 थियोरेटिकल पॉइंट दिए हैं, एक बार रीड कर लेना है। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट ने कानून में कोई स्पेशल इंसेंटिव, मतलब टैक्स प्लानिंग के लिए गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट आपको दिया हुआ है, तो वो केस में गार नहीं लगाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये तो अवॉइडेंस के लिए लगता है ना कि फर्दर इट हैज बीन स्टेटेड दैट प्रोविजन ऑफ गार विल नॉट अप्लाई। गार के प्रोविजन नहीं लगाएंगे अगर टैक्स पेयर जो है वो अवेल करता है स्पेसिफिक इंसेंटिव, वो वाले इंसेंटिव जो कि टैक्स लॉ में दिए हुए हैं उसको, किसके लिए, कि उसकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये सर्कुलर में क्लैरिफाई किया ना, गार क्या है, गार विल नॉट इंटरप्ले विद द राइट ऑफ टैक्स पेयर टू सिलेक्ट और चूज अ मेथड। मतलब क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, समझो बायबैक करना है कंपनी को, करेक्ट है, कंपनी को क्या करना है, बायबैक। तो बायबैक के लिए वो क्या, वो अपने मोड, उसको कब बायबैक करना है ये सब उसका चॉइस है भाई, उससे कुछ वो टैक्स बेनिफिट नहीं उठाना चाहता, करेक्ट है। तो ऐसा जो बेनिफिट दिया हुआ है उसमें गार कोई इंटरप्ले नहीं करने वाला। गार सिर्फ अवॉइडेंस के केस में क्या करेगा कि आप टैक्स चोरी कर रहे हो और आप कानून में रह के चोरी कर रहे हो। फिर सार क्या होता है, सार का मतलब जो कानून में ऑलरेडी स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल बनाए हुए हैं, जैसे आपका ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, यहाँ पे नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो वो सब सार है। मतलब पहले कुछ ऐसे हरकतें हुई जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने अलग से रूल्स बनाए, उसको क्या बोला जाता है, सार बोला जाता है। गार जनरल है, ये स्पेसिफिक है। इट इज नॉट दैट एंटी अब्यूज प्रोविजन डू नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन लॉ। ऐसा नहीं है कि एंटी अब्यूज प्रोविजन नहीं एग्जिस्ट करते, करते हैं भाई। द इंडियन लॉ हैज सेवरल एंटी अवॉइडेंस प्रोविजन इंट्रोड्यूस ओवर ईयर। दीज आर however specific rule to cover specific clause in structure and transaction. For instance, there are rules to prevent unaccounted money, share capital। मतलब बहुत सारे ये दिए हैं कि ट्रांसफर प्राइसिंग है, रिलेटेड पार्टी को एक्सेस पेमेंट करते हो तो 48(2) लग जाता है, एक्सपेंडिचर इन कैश करते हो तो आपका कौन सा सेक्शन था, याद ही नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, 48(3) क्या याद नहीं, यार सबसे इंपॉर्टेंट 48(3) लग जाएगा। अगर आप ट्रांसफर करते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह तो वो 56(2)(10) वगैरह लग जाएगा, डिविडेंड स्ट्रिपिंग 94 लग जाएगा। तो ऐसे सब सेक्शन लग जाएंगे। ये सब ऑलरेडी क्या है आपके डाले हुए हैं एसआर्स। तो सार के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन। तो बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ क्विक में। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन सेक्शन 94(1) में दिया है, जब कोई सिक्योरिटी का ओनर, सिक्योरिटी मतलब क्या, बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर वगैरह कुछ भी ऐसी सिक्योरिटी है जिसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है, बॉन्ड्स है बेसिकली, उसका ओनर क्या करता है, सेल कर देता है या ट्रांसफर कर देता है। क्या करता है, वो सिक्योरिटी को बेच देता है या ट्रांसफर कर देता है बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। जब उसको इंटरेस्ट मिलने वाला था उससे थोड़े टाइम पहले वो क्या करता है, सिक्योरिटी को या सिक्योरिटी को सेल कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, और बायबैक कर लेता है या री एक्वायर करता है वो सिक्योरिटी को आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। मतलब जब उसको इंटरेस्ट मिल गया उसके बाद वो वापस खरीद लेता है या वापस बायबैक कर लेता है। तो ये तो चोरी कर रहा है ना। जब भी इंटरेस्ट मिलने वाला था तो इंटरेस्ट क्या होगा, उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। क्या होगा, इंटरेस्ट उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, जब भी इंटरेस्ट मिलने वाला है उससे 10 दिन पहले वो बॉन्ड अपनी मम्मी के नाम पे ट्रांसफर कर देता है। इंटरेस्ट किसको मिला, मम्मी को मिला। मम्मी का बेसिक एग्जम्पशन से इनकम कम है तो उसके हाथ में टैक्स लगेगा ही नहीं। बाद में इंटरेस्ट मिलने के बाद वो वापस बायबैक कर लेता है, मतलब री एक्वायर कर लेता है वो वापस किसको, बॉन्ड को। फिर इंटरेस्ट मिलने वाला है तो फिर ट्रांसफर कर देता है। तो इसको क्या बोला जाएगा कि ये चोरी कर रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने लेके आया कि बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। तो ऐसे केस में जो ट्रांसफर ही है, मतलब जिसके पास मम्मी को जो बॉन्ड दिया था
उसके हाथ में ही क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। ट्रांसफर मतलब उसके हाथ में टैक्स नहीं लगेगा, जिसने ट्रांसफर किया, जो ट्रांसफरर है, बेटा है, उसके हाथ में क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। पर इसके एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि टैक्स, अगर उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो टैक्स अवॉइडेंस नहीं करना चाहता है, तो वो केस पे नहीं लगेगा। मतलब टैक्स इंटरेस्ट कोई ऐसा बड़ा मिल ही नहीं रहा, उसका खुद का भी इनकम जीरो है, तो वो केस में नहीं लगेगा। या फिर दूसरा, अवॉइडेंस है टैक्स का, पर वो एक्सेप्शनल है, पहली बार किया है, मतलब वो सिस्टमेटिक नहीं करता, उसने पिछले 3 साल में इनकम टैक्स का ऐसा अवॉइडेंस नहीं किया। ये बेसिकली बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन का प्रोविजन है, जो मैंने आपको क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया है। नीचे एक और सार के बारे में बताया है, सेक्शन 64, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम आपने सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ा रहेगा। अगर एक ऐसी कंपनी है जिसमें एक आदमी का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, 20% से ज्यादा क्या है, वोटिंग पावर है, कंपनी है तो पार्टनरशिप फर्म है, तो उसमें क्या है, 20% से ज्यादा आपका पीएसआर है, कुछ ऐसा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और वो अपने स्पाउस को क्या करता है, वहां पे जॉब पे रखता है। आदमी है तो उसकी वाइफ, लेडी है तो उसका हस्बैंड, विदाउट टेक्निकल स्किल या विदाउट कॉम्पिटेंट स्किल उसको क्या करता है, जॉब पे रखता है और 1 लाख रुपए सैलरी देता है। तो जो रेम्यूनरेशन उसको स्पाउस को मिलेगा, वो किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, जिसके सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो लोग क्या कर रहे थे, ऐसा करके एक्सपेंस क्लेम कर रहे थे, तो ये एक सार लेके आया गया। और फिर डिविडेंड स्ट्रिपिंग का सार है, पर ये इतना रेलेवेंट है नहीं अभी आज के टाइम पे देखा जाए तो, क्योंकि जो इसका पर्पस क्या था मैं बताता हूँ, और आज के टाइम पे इतना रेलेवेंट इसलिए नहीं है, वो भी मैं बताता हूँ। ये पड़ा डिविडेंड स्ट्रिपिंग। ये क्या होता था, देखो आप क्या करते हो, शेयर को या यूनिट को, यूनिट मतलब म्यूचुअल फंड का, और सिक्योरिटी को मतलब शेयर वगैरह एक्वायर करते हो या परचेज करते हो, रिकॉर्ड डेट से 3 महीना पहले। रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या है, जब आपको डिविडेंड मिलने वाला है उससे 3 महीना पहले आप खरीदते हो और बेच देते हो और ट्रांसफर कर देते हो उसको। बिफोर मतलब रिकॉर्ड डेट जब आपको इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, उसके 9 मंथ के अंदर अंदर यूनिट को बेच देते हो, ये अभी समझने की जरूरत है, सिर्फ सुन लो। और 3 महीने के अंदर अंदर सिक्योरिटी को बेच देते हो। 3 महीने पहले खरीदा था, 3 महीने के अंदर अंदर सिक्योरिटी को बेच रहे हो, और 9 मंथ के अंदर अंदर क्या बेच रहे हो, यूनिट बेच रहे हो। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि डिविडेंड पहले एग्जाम्प्ट हुआ करता था, अभी डिविडेंड एग्जाम नहीं होता, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। भले ही कितना भी इनकम मिला, हमने परचेस कर लिया तो अपने को डिविडेंड मिल गया, डिविडेंड क्या हो गया, एग्जाम्प्ट हो गया। पर ये खरीदने बेचने के चक्कर में कुछ लॉस हुआ, तो वो हम लोग ने लॉस भी क्लेम कर दिया। तो मतलब जो इनकम दूसरा था उसके सामने लॉस भी क्लेम कर दिया, और यहाँ से अपने को इनकम भी हो गया। करेक्ट है। तो ये बेनिफिट लेने के लिए गवर्नमेंट, ये लोग क्या करते थे, ऐसा कुछ काम करते थे, तो डिविडेंड स्ट्रिपिंग के प्रोविजन लेके आ गए कि जितना आपको इनकम लॉस हुआ है वो हम आपको क्लेम ही नहीं करने देंगे, जितना आपने इनकम एग्जेम्प्ट किया। ऐसा कुछ होना चाहिए था, पर अभी तो ये 1034 ही हटा दिया है। अभी तो डिविडेंड का इनकम शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट ही नहीं होता, तो इतना मुझे नहीं लगता रेलेवेंट है। फिर गार और सार के बीच में डिफरेंस की बात करें तो सिमिलर टू गार देयर एग्जिस्ट सर्टेन एंटी अवॉइडेंस रूल विच आर पर्टिकुलर टू एन इश्यू, जिसको सार बोला जाता है, मतलब एक इश्यू के रिलेटेड कुछ कानून बनाए हुए। गार सबके लिए है, ठीक है। दे आर रिफर्ड टू अ सार since the time provision of GAR were introduced into public domain through draft and committee report, it has been argued, ये argue किया गया जो भी स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने, कि GAR should not apply where SAR exists, जहाँ पे SAR लगता है, स्पेसिफिक रूल लगते हैं, वहां पे GAR नहीं लगना चाहिए, ऐसा सब लोग ने बोला। There are specific anti-avoidance rules already present in the act relating to that case. However, argument जो था वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि जहां SAR लगेगा वहां GAR नहीं लगेगा। And circular specifically addressing this issue by clarifying that the provision of SAR and GAR कैन को एग्जिस्ट, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन पे सार भी लग सकता है, गार भी लग सकता है, एज मे बी नेसेसरी इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। हैंस द पोजीशन क्या है आज के टाइम पे, दिस इश्यू इज अ पॉलिसी वन एंड नॉट अ लीगल वन, एंड डिफेंस टू द इन्वोकेशन ऑफ गार इन केस वेयर सार एग्जिस्ट विल नीड टू बी बेस्ड ऑन द फैक्टर सच एज एग्जिस्टेंस, मतलब वो केस टू केस देखा जाएगा। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि जहां पे सार लगेगा वहां गार नहीं लगेगा। फिर सार के कुछ पॉइंट और गार के कुछ पॉइंट दिए हुए कि जो सार होता है वो स्पेसिफिक होता है, टाइम कम इन्वॉल्व होता है और कॉस्ट भी कम इन्वॉल्व होता है, टैक्स लिटिगेशन कम होता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक इशू के ऊपर है, पहले से कानून बनाया हुआ है। गार में कुछ बनाया नहीं, वो सब करेंगे, ठीक है। दिस प्रोवाइड सर्टेनिटी टू टैक्स पेयर, टैक्स पेयर को सर्टेनिटी देगा क्योंकि कानून लिखा हुआ है पहले से। दिस डोंट प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन टू द टैक्स अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी को कोई अननेसेसरी का पावर नहीं देता। ये स्पैम कॉल है, छोड़ो, डोनेशन मांगते हैं, कहाँ से दिया। There is always a possibility that taxpayer find loopholes and circumvent
दीज लिमिटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिक, मतलब अगर पहले से कानून लिखा है तो लोग क्या करते हैं, इसका चोरी करने का प्लान करते हैं, ठीक है। गार का मतलब क्या है, दीज इन्वॉल्व नेसेसरी ग्रांटिंग, ये टैक्स अथॉरिटी को डिस्क्रिप्शन देगा, ऑब्वियस ही बात है देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि कुछ नहीं है भाई, तुमको अपने हिसाब से करना है। टू इनवैलिडेट द अरेंजमेंट एंड एज ए IAA impermissible avoidance arrangement, they have a far broader application and hence interpreted in more extensive manner। ये इंटरप्रेट ऑब्वियसली बात है ना, इसको स्कोप ज्यादा दिया हुआ है। और गार हैज द पोटेंशियल काउंटर मोर इफेक्टिवली एंड आउटस्मार्ट द टैक्स पेयर इन देयर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एंड अप्रोच इन डिवाइजिंग न्यू मीन्स ऑफ टैक्स इवेजन। तो गार क्या करेगा, काउंटर करेगा कि जो आप आउटर द बॉक्स ऑफ थिंकिंग देखते हो ना कि भाई कानून में है ही नहीं, उससे अलावा कुछ और, मतलब कानून में रह के कुछ चोरी किया जाए, तो उसको क्या करेगा, काउंटर करेगा। सिंपल सी, ये सब मैंने जानबूझ के रीड ही किया है, देखो मैंने फटाफट ऑब्वियस ही बात है आपको पढ़ना पड़ेगा। अथॉरिटीज है, मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी है, उनके पास पावर है कि कोई भी ट्रांजेक्शन को वो इनवैलिडेट कर सकते हैं, मतलब IAA बना सकते हैं। अगर इफ असेसी एंटर होता है और जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, टैक्स बेनिफिट उठाना, मतलब जो पहला लेफ्ट साइड वाला कॉलम था ना, तो टैक्स बेनिफिट वुड इंक्लूड बेनिफिट रिलेटिंग टू इनकम टैक्स अपार्ट फ्रॉम टैक्स बेनिफिट टेस्ट, द अरेंजमेंट आल्सो हैज टू सेटिस्फाई, मतलब ये सिंपल सा वही कचरा घिसा पिटा लिखा है कि टैक्स बेनिफिट प्लस वो चार में से एक चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। प्रिंसिपल कंडीशन क्या है कि टैक्स बेनिफिट है, दिस कंडीशन मोस्ट ऑफ द केसेस इज लाइकली टू गेट सेटिस्फाइड ऑटोमेटिकली जब असेसमेंट चलता होगा, मतलब कोई भी तरीके का असेसमेंट, 143(1) का स्क्रूटिनी असेसमेंट, 144 का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, 147 का इनकम एस्केपिंग या फिर 153 रेड वगैरह का असेसमेंट, जब कोई असेसमेंट चल रहा रहेगा तभी पता चल जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन किसके लिए किया होगा, टैक्स बेनिफिट के लिए किया रहेगा। अंडर द प्रपोज्ड लॉ स्पेसिफिक प्रिजम्पशन इज टू दैट इफेक्ट, गार प्रोविजन विल बी अट्रैक्टेड ऑटोमेटिकली अनलेस द टैक्स पेयर एबल टू प्रूव अदरवाइज। इसका मतलब क्या है, जो नीचे भी लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला असेसमेंट के टाइम बोल देगा कि तूने टैक्स बेनिफिट के लिए ये किया है। अभी सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पेयर का है कि वो प्रूव करे कि भाई नहीं, ये काम मैंने किसके लिए नहीं किया, टैक्स बेनिफिट के लिए नहीं किया, ये भाई कुछ तो जेन्युइन ट्रांजैक्शन था। तो ये प्रूव करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, टैक्स, सिर्फ टैक्स पेयर को प्रूव करना है। फिर बात करते हैं, once the test of main tax benefit is satisfied, the taxpayer is required to undergo further scrutiny, उसको और आगे जाना पड़ेगा टू पास वेरियस अदर क्रिटिकल टेस्ट, मतलब जो पहला टेस्ट टैक्स बेनिफिट का हो गया सिर्फ वो नहीं, उसके बाद भी बहुत सारे हैं जिसमें से एक टेस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए। गार्ड प्रोविजन एंड प्रिवेंट द पॉसिबल एक्शन ऑफ इनवैलिडेटिंग द अरेंजमेंट। तो कौन से टेस्ट है, तो वही टेस्ट है जो ये 4 पॉइंट थे ना अपने, आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो मिसयूज अब्यूज ऑफ लॉ है, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं कर रहे हो, पहला पॉइंट था ना, या फिर आप बोनाफाइड, चौथा पॉइंट जो था, ठीक है। और यहाँ पे वो जो डीम टू लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस जो सेक्शन 97 था, उसके 4 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए, जैसे कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म हो गया, फिर राउंड ट्रिपिंग फिनांस हो गया, अकोमोडेटिंग पार्टी हो गया, वो वाला पार्ट, ठीक है। अगर कोई एक टेस्ट सेटिस्फाई हो जाता है प्लस टैक्स बेनिफिट है, तो जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है वो क्या करेगा, गार्ड प्रोविजन अप्लाई कर देगा। एप्लीकेबिलिटी, गार्ड प्रोविजन का आपका कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप रेसिडेंट हो या नहीं हो, आप इंडिविजुअल हो, HUFO कंपनी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये भी फर्क नहीं पड़ता आपने बिजनेस के लिए किया था या नॉन बिजनेस के लिए किया था, ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका उसका लीगल स्टेटस वगैरह क्या है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगर आपको लग रहा है गवर्नमेंट को कि ये कुछ चोरी है, तो क्या अवॉइडेंस है, तो क्या गार्ड इन्वोक कर सकते हैं, पर 3 करोड़ वाला क्राइटेरिया याद रखना जो यहाँ पे लिखा है कि 3 करोड़ ज्यादा टैक्स बेनिफिट होना चाहिए, सब लोगों का मिला के 3 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स का बेनिफिट होना चाहिए, तो ही आपका क्या लगेगा, गार इन्वोक होगा। अभी ये जो बेप्स और गार का, बेप्स क्या होता है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग होता है, जो कि आपका भी जैसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बहुत हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, MNCs बढ़ चुकी है, तो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, मतलब बेस जो होता है टैक्स का वो इरोड कर देते हैं इनकम का बेस, और प्रॉफिट को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, एक टैक्स जुरिडिक्शन से दूसरे टैक्स जुरिडिक्शन में। तो उसके रिलेटेड कुछ LOB रूल्स है और PPT रूल्स है, जिसके बारे में यहाँ पे कुछ हल्का हल्का लिखा है। इंटरनेशनल टैक्स में पूरे भर भर के इसके ऊपर चैप्टर्स है, मतलब टैक्स ट्रिटी के अंदर ही, आपके भी नीचे टैक्स ट्रिटी है, तो वहाँ पे थोड़ा इन डिटेल रहेगा, शायद देखेंगे। यहाँ पे एक वोडाफोन करके केस लॉ है जो कि अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में शायद करेंगे। यहाँ पे मेरा गार से भटकाना आपका पर्पज नहीं है, बिकॉज गार और एक पूरा सीक्वेंस में खत्म करते हैं, उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे। तो वोडाफोन केस लॉ का रियल लाइफ में सल्टारा हो चुका है, अभी पता नहीं आपके मॉड्यूल में दिया है तो शायद पूछ ले, रियल लाइफ में इसका सल्टारा जो भी था हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये कुछ वोडाफोन केस लॉ के रिलेटेड है, सम एग्जांपल्स के ऊपर आते हैं।
A choice is being made by company between leasing an asset and purchasing the same asset. कि एक कंपनी चॉइस ले रही है कि उसको एसेट लीज करना चाहिए या फिर खरीदना चाहिए. द कंपनी वुड क्लेम डिडक्शन फॉर लीजिंग रेंटल. अगर लीज लेगी तो उसको रेंट का डिडक्शन मिलेगा, अगर खरीदेगी तो डेप्रिसिएशन मिलेगा. तो ये जो लीजिंग वाला ये डिडक्शन है, ये क्या गार इन्वोक करके डिसअलाउ किया जा सकता है? भाई बिल्कुल नहीं किया जा सकता. ये तो भाई इसका गवर्नमेंट ने हक दिया ना तुमको, तुम चूज कर सकते हो. गार इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता कि तुमको क्या चूज करना है. भाई लीजिंग चूज करो या खुद का करो, इसमें गार कुछ नहीं करेगा. टैक्स बेनिफिट लेना पर्पज है, पर वो कोई चोरी वोरी आप नहीं कर सकते. ये जेन्युइनली सब लोग करते हैं, ठीक है. गार प्रोविजन वुड नॉट अप्लाई प्राइमा फेसी अप्लाई टू डिसीजन ऑफ लीजिंग और खुद का एसेट. हाउएवर इट इज a case of circular leasing. If it is a case of circular leasing, अगर ये circular leasing का केस है, that is the taxpayer leases out an asset. taxpayer है जो क्या कर रहा है, asset को lease out कर रहा है, and through various sub leases उसके पास ही वो asset आ रहा है. मतलब A ने B को lease किया, B ने C को लिया, C ने D को किया और D वापस A को कर देता है. takes it back on a lease, thus create, और उसकी वजह से कुछ टैक्स बेनिफिट तुम क्रिएट कर सकते हो. तो गार्ड लगेगा या नहीं लगेगा एग्जामिन करना पड़ेगा आके, पर नॉर्मल लीजिंग या उसमें डेप्रिसिएशन वाले में तो लगेगा ही नहीं. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट के ऊपर आता है. सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? बेसिकली सिंपल सी चीज बोलता है. यहां से देखो, एक कंपनी बी है, दूसरी कंपनी ए है. कंपनी ए कंपनी बी से क्या करती है? पैसा बोरो करती है. कंपनी बी कंपनी ए से, कंपनी ए कंपनी बी से पैसा बोरो करती है. एग्जांपल 100 करोड़ बोरो करती है. ये पैसे का यूज क्या करती है? ये पैसे का यूज करती है तीन छोटी कंपनी, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3. तीन कंपनियों के 100% क्या करती है? शेयर खरीद लेती है. और शेयर खरीदती है, इनकी समझो मार्केट वैल्यू 1 रुपया है, तो 6 रुपए में क्या करती है? शेयर खरीद रही है. मतलब 6 टाइम्स ज्यादा में क्या कर रही है? शेयर खरीद रही है. तो ये कंपनी के शेयर खरीद रही है. अभी ये इसको ट्रांसफर कर देते हैं और बाद में ये क्या करती है? ये 6 में बेचा और 1 रुपए में वापस मार्केट वैल्यू पे ये शेयर को क्या कर देती है? बेच देती है. तो ये लॉस बुक कर लेती है और इसके पास पैसे आ गए. तो अभी रीड करते हैं. ये पहले स्ट्रक्चर समझो, अभी मैं मॉड्यूल से पढ़ाता हूँ, आपको समझेगा. अ कंपनी बोरोड मनी फ्रॉम अ कंपनी बी. कंपनी ए क्या करती है? बी से पैसा बोरो करती है और उससे क्या करती है? 100% 3 सब्सिडरी में पैसा डाल देती है. फेयर मार्केट वैल्यू शेयर का क्या है? वाई है, समझो वाई है, पर वो 6Y में शेयर खरीदती है. मतलब 6 टाइम्स ज्यादा पैसा देकर शेयर खरीदती है. जो अमाउंट मिला है सब्सिडरी कंपनी का, वो क्या करते हैं? वो पैसा वापस वो बी कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं. और जो शेयर है ए के पास, वो छोटी कंपनी के, वो y डिवाइड बाय 5 मतलब 6 डिवाइड बाय 5 में क्या कर देती है? सेल कर देती है. और जो भी लॉस आता है वो क्या करते हैं? एज अ लॉस क्लेम कर लेते हैं और जो ये कंपनी ए का LTCG था उसके सामने सेट ऑफ कर देते हैं. तो क्या ये गार है? तो उसके रिलेटेड गार लग सकता है क्या? बिल्कुल लग सकता है. मेन ट्रांजेक्शन का पर्पस क्या था? टैक्स बेनिफिट था. ऐसा एक ट्रांजेक्शन कर रहे हो जो जेन्युइनली आर्म लेंथ पे कोई थोड़ी करता है ऐसे सबका, करेक्ट है. तो ये क्या गार लग सकता है? द टैक्स पेयर हैज एंटर्ड इनटू अरेंजमेंट. अरेंजमेंट का पर्पस क्या है? टैक्स बेनिफिट लेना. टैक्स बेनिफिट आप क्या कर रहे हो? मेन पर्पस है. और बाद में टेंटेड एलिमेंट जो 4 पॉइंट थे साइड वाले, वो भी क्या फुलफिल हो रहे हैं? तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिखते हैं. सॉल्यूशन है, by the above arrangement the taxpayer has obtained a tax benefit and created a right or obligation which is not ordinarily created between a person dealing with arm length. ऐसे काम आर्म लेंथ पे कोई नहीं करता. और मेन पर्पस क्या है? टैक्स बेनिफिट लेना. रेवेन्यू जो है वुड इन्वोक गार विद रिगार्ड टू दिस अरेंजमेंट. इससे क्या होगा? आपका गार लग जाएगा. एज इट quite evident that the transaction lack any commercial substance and is only fabricated to avoid tax and all condition exhibited below are met. तो रेवेन्यू जो है वुड क्या करेगा? गार्ड लगेगा विद रिगार्ड टू द अरेंजमेंट. ये वाली अरेंजमेंट के लिए. एज इट क्वाइट एविडेंट, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि जो ट्रांजैक्शन है उसमें कमर्शियल सब्सटेंस का लैक है और ये सिर्फ क्या किया है? फैब्रिकेट किया हुआ है. क्यों? अवॉइड टैक्स करने के लिए. तो सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो गार्ड लगेगा. फिर एक्सक्लूजन क्या है गार में से? तो रूल 10U बोलता है कि क्या एक्सक्लूजन है. पहला तो सीधा एक्सक्लूजन है कि अगर आपका टैक्स बेनिफिट 3 करोड़ से कम है तो भाई गार नहीं लगेगा. सेकंड, अगर कोई FII है, FII को बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हुए गवर्नमेंट ने, कि जो फॉरेन वाले इंडिया में पैसा डाल रहे हैं उनके लिए कैपिटल गेन्स में भी बहुत कुछ बेनिफिट दिए हुए. द रूल्स प्रोवाइड दैट प्रोविजन ऑफ गार आर नॉट एप्लीकेबल टू FII. FII के ऊपर ये बेनिफिट, ये गार के प्रोविजन नहीं लगेंगे. अगर कोई वो असेसी है इनकम टैक्स एक्ट में, उसने DTAA का बेनिफिट नहीं लिया है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का, और जिसने क्या किया है? इन्वेस्ट किया है या तो लिस्टेड शेयर में या अनलिस्टेड शेयर में,
परमिशन जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से भी है उसकी परमिशन लेके किया है तो वो केस में गार नहीं लगेगा। और तीसरा, एक्सक्लूजन ऑफ पी नोट्स और इन्वेस्टमेंट इन एफआईआई, गार का प्रोविजन नहीं लगेगा ऐसे आदमी को जो क्या करता है, नॉन रेजिडेंट है, पहला वो कंडीशन हो गया, वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है, इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय हिम, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है बाय वे ऑफ ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट और अदरवाइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एफआईआई। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का मेनली इंडिकेट क्या करता है, पी नोट्स, मतलब जो ये इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ डेरिवेटिव और ऑफशोर इंस्ट्रूमेंट से करता था वो क्या होता है, पी नोट्स होता है। मुझे भी इन डिटेल अभी जाना नहीं है इसमें। देयर इज अ नो थ्रेशोल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, कोई थ्रेशोल्ड की जरूरत नहीं है। तो इसके ऊपर भी क्या नहीं लगेगा, गार नहीं लगेगा। 3 चीजों के ऊपर नहीं रखेगा, ध्यान रखना। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा गार आने की वजह से, गार आने की वजह से कॉन्सिक्वेंस 1 अप्रैल 2017 से गार आया है। इट माइट टेक अ लिस्ट कपल ऑफ ईयर्स टू गॉज हाउ एंड व्हेन टैक्स अथॉरिटी इन्वोक गार, 1-2 साल लग जाएंगे समझने में। एंड हाउ फार रीचिंग द इम्प्लीकेशन वुड बी, और इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा ये समझने में 2 साल तो मिनिमम लगेंगे। द एक्ट मीनवाइल कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू कॉन, फिर नीचे क्या दिया है, कॉन्सिक्वेंस हम क्या कर सकते हैं अगर आपका गार इन्वोक हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, आपका जो भी अरेंजमेंट था उसको डिसरिगार्ड कर सकते हैं, मतलब मानेंगे ही नहीं, कंबाइन कर सकते हैं। जैसे वो आपका एक मैंने एग्जांपल दिया था, पता है, मैं यूएस में मॉरिशस में 2 पार्टनरशिप फॉर्म खोल देता हूँ क्योंकि 10% से ज्यादा क्या होगा, कैपिटल गेन लग जाएगा। तो 2 अलग अलग कर दिए थे, 9.9 9.9, तो उसको क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, रिकैरेक्टराइज कर सकते हैं कोई भी स्टेप या पार्ट और होल ऑफ द इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जो भी आईआईआई को पूरा या तो डिसरिगार्ड कर देंगे, पूरा कंबाइन कर देंगे, पूरा रिकैरेक्टराइज कर देंगे, या तो आधा अधूरा या पूरा जो भी। सेकंड, हम मानेंगे ही नहीं कि जो आईएए था वो हुआ था कि नहीं हुआ था, एज इफ इट हैड नॉट एंटर्ड इनटू और कैरियड आउट, कि ये हुआ ही नहीं है जिंदगी में, हम मानेंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे, जो अकोमोडेटिंग पार्टी है, जो बीच में बैंक वगैरह थे, उसको क्या कर देंगे, डिसरिगार्ड कर देंगे, मानेंगे नहीं कि इन्होंने कुछ किया है। हम सीधा सीधा मानेंगे इसने ही इसको लोन दिया है, डीम डिविडेंड लगा देंगे 222 का। या फिर ट्रीट करेंगे एनी अकोमोडेटिंग पार्टी एंड एनी अदर पार्टी एज वन ऑफ द सेम पर्सन, और या तो डिसरिगार्ड कर देंगे या फिर मानेंगे ये सेम ही पर्सन है, अलग पर्सन ही नहीं है। हम करेंगे पर्सन को डीम करेंगे हुआ कनेक्टेड पर्सन, कुछ 2 लोग कनेक्टेड है, अगर वो ऐसा ट्रांजेक्शन करवा रहे हैं तो हम क्या मानेंगे, ये दोनों सेम ही पर्सन है। तो ये सब आप रीड कर सकते हो कि हम क्या करेंगे, 4 पॉइंट याद कर लेना। अगर पूछ ले कि क्या क्या कर सकते हैं तो आप लिख सकते हो ये 4 पॉइंट। ऐसे क्वेश्चन थियोरेटिकल है, 4 जो भी है 4 पॉइंट याद करके रखोगे तो आप लिख सकते हो। मिसलेनियस एस्पेक्ट ऑफ गार प्रोविजन, गार प्रोविजन का मिसलेनियस एस्पेक्ट, सबसे पहले ओनर्स ऑफ प्रूफ, किसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो टैक्स डिपार्टमेंट को ही बताना पड़ेगा, करेक्ट है। जब असेसमेंट कर रहे हो तो पता चलेगा ना कि भाई तुमने टैक्स बेनिफिट, मेन पर्पस तुम्हारा टैक्स बेनिफिट था लेना, तो पहले तो डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा। जब डिपार्टमेंट बता देगा तब इसका मतलब ये नहीं कि जो असेसी है वो फ्री रहेगा, उसके ऊपर भी प्रेशर रहेगा। डिस्पाइट ऑफ ओनर्स इज बीइंग ऑन अ टैक्स अथॉरिटी, टैक्स पेयर जो है, द टैक्स पेयर इज नॉट टोटली इम्यून, वो पूरा इम्यून नहीं है। अगर वो लोग ने एक बार केस बोल दिया कि ये मेन पर्पस क्या था, टैक्स बेनिफिट लेना था, प्लस कोई टेंटेड एलिमेंट भी है, तो आपको फिर प्रूफ करना पड़ेगा। बट जो ओनर्स ऑफ प्रूफ है मेन किसके पास है, टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। फिर सार वर्सेस गार, वही जो ऊपर था सेम टू सेम यहाँ पे चिपका दिया है। फिर जुडिशियल एंटी अवॉइडेंस इन गार एरा, ऐसा जुडिशियल एंटी अवॉइडेंस पहले कर कंसेप्ट होता था, तो अभी गार आ गया है तो सर ये यूज कर सकते हो क्या, जुडिशियल एंटी अवॉइडेंस। तो अभी ऐसा बोला है कि इट इज नॉट परमिसेबल फॉर टैक्स अथॉरिटी टू यूज दिस जुडिशियल प्रिंसिपल टू टारगेट द अब्यूजिव ट्रांजैक्शन सिंस प्रोविजन ऑफ गार जो है वो कोडिफाइड हो चुका है। पेनल्टी वही सेम, अंडर रिपोर्टिंग के केस में 50%, मिस रिपोर्टिंग के केस में 200%, सेम एज इट इज यहाँ पे डाला हुआ है। प्रोसीजरल एस्पेक्ट की बात करें तो क्या प्रोसीजर होगा, आप रीड कर सकते हो एक बार। एडवांस रूलिंग, जो गार के केस में एडवांस रूलिंग का मतलब मैं उम्मीद करता हूं आपको पता रहेगा। आप क्या कर रहे हो, कोई जजमेंट एडवांस में ले रहे हो, मतलब ट्रांजैक्शन करने से पहले आप जजमेंट लेना चाहते हो कि ये ऐसा होगा क्या। तो यहाँ पे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों एडवांस रूलिंग ले सकते हैं कि जो हम ट्रांजेक्शन, जो हम अरेंजमेंट करने वाले हैं, ये कहीं इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं होगा बेसिकली, मतलब आप पूछ सकते हो जाके, पहले से एडवांस रूलिंग ले सकते हो। गार का चेकलिस्ट क्या है, सबसे पहले मतलब आपको गार्ड लगाना है तो किस हिसाब से जाना पड़ेगा, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कोई ट्रांजैक्शन का वैल्यू 3 करोड़ से कम है तो लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आपको कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है तो उसके केस में गार नहीं लगेगा। अगर ऑफशोर डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट, मतलब जो पी वाला पी इन्वेस्टमेंट जो था, अगर वो करते हो तो वो भी आपका गार नहीं लगेगा। 1 अप्रैल 2017 से पहले का कोई ट्रांजैक्शन है, गार नहीं लगेगा। अगर कोई अरेंजमेंट है, सबसे पहले देखो अरेंजमेंट ही नहीं है तो गार नहीं लगेगा। कोई अरेंजमेंट एसएससी ने एंटर किया है
अगर नहीं किया है तो गार नहीं लगेगा। अगर टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो गार नहीं लगेगा। अगर मेन पर्पस ही टैक्स बेनिफिट लेना है, अगर नहीं लेना है तो गार नहीं लगेगा। अगर टेंटेड एलिमेंट सेटिस्फाई हो रहा है, अगर हो रहा है तो गार लगेगा, नहीं हो रहा है तो गार नहीं लगेगा। सिंपल सी चीज है। फिर टैक्स बेनिफिट का मतलब क्या हो रहा है? आपका टैक्स लाइबिलिटी कम कर रहे हो, आप अपना रिफंड बढ़ा रहे हो, आप अपना टोटल इनकम कम कर रहे हो, अपना लॉस बढ़ा रहे हो, आप अपना रिफंड ले रहे हो, मतलब कोई भी तरीके से आप टैक्स का फायदा ले रहे हो, उसको टैक्स बेनिफिट बोलेंगे। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उसके 3 एग्जाम्पल है, 3 सवाल खड़े किए गए हैं, एग्जाम्पल नहीं है, सवाल खड़े किए गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर आपके मॉड्यूल से कि भाई कार कहाँ तक सही है, आपको कुछ तो क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। सबसे पहले एक ऐसी कंपनी है जो क्या करती है, जिसको अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है, उसके पास 2 ऑप्शन है, एक तो नया प्लांट सेटअप कर ले, या दूसरा ऑप्शन है कि भाई कोई सिक इंडस्ट्रियल प्लांट पड़ा हुआ है, सिक इंडस्ट्रियल यूनिट है, मतलब जिसके लॉसेस उसके नेटवर्क से ज्यादा है, वैसा है, उसको क्या कर ले, उसमें मर्ज करके उसमें प्रोडक्शन चालू कर दे। तो समझो कोई कंपनी है जिसने मर्जर कर लिया, एसएससिक इंडस्ट्रियल कंपनी, इसका प्रॉफिट था कंपनी का पुरानी वाली का 100 करोड़ का, इसका लॉस है 80 करोड़ का। तो अभी मर्ज हुआ तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 20 करोड़ हो गया, तो भाई टैक्स से बेनिफिट मिल गया। तो ऐसे मर्जर को आईएए बोला जा सकता है गार में, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। तो सीबीडीटी का एक सर्कुलर आया था जो क्या बोलता था कि ऐसी स्कीम भले ही अप्रूव होती है कोर्ट से या एनसीएलटी से, कोर्ट या एनसीएलटी से भले ही अप्रूव हो रही है, तो भी डिपार्टमेंट जो है वो इग्नोर कर सकता है कोर्ट को और एनसीएलटी को ऑन द पॉइंट दैट कि ये जो कोर्ट या एनसीएलटी है जिसने एक्सप्लिसिटली या एडिक्वेटली कंसीडर नहीं किया होगा क्या टैक्स इम्प्लीकेशन। तो ये क्या है, हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में वैसे भी अगर मर्जर करना है, मर्जर कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट नोटिस टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस देना ही पड़ेगा। और पास्ट एक्सपीरियंस बताता है कि मर्जर का ऑब्जेक्ट एक ये भी होता है कि कुछ टैक्स में फायदा उठा लिया जाए। तो ऐसे केस में क्या गवर्नमेंट को गार लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, डिपार्टमेंट को ये सवाल उठता है कि भाई लोग तो करेंगे, क्या करेंगे ये नहीं। फिर एक और सवाल उठाया है, आपको पता होगा एसईजेड में आपको 10 AA का बेनिफिट मिलता है, मतलब 15 साल आपको बेनिफिट मिलता है। फर्स्ट 5 ईयर 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, फिर नेक्स्ट 5 साल 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, फिर अगले 5 साल 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और रिजर्व होता है उसमें पैसा डालते हो, विच एवर इज लोअर अमाउंट का आपको बेनिफिट मिलता है। सपोज अ कंपनी सेटअप अ यूनिट इन एसईजेड, एसईजेड में आप यूनिट करते हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, टैक्स बेनिफिट लेना ऑब्जेक्टिव है, ऑब्वियस ही बात है। तो ये क्या जो कॉर्पोरेट डिसीजन लिया है, ये क्या नलीफाई हो सकता है गार की वजह से? अगर हो सकता है तो ये कहाँ तक सही है? डैम्पनर का मतलब क्या होता है, आप कुछ रिड्यूस कर रहे हो, कम कर रहे हो, ईज ऑफ डूइंग को कम कर रहे हो इसकी वजह से। एज एनी टैक्स पेयर वुड वांट टू मैक्सिमाइज हिज इन्वेस्टमेंट बाय इफेक्टिवली प्लानिंग द टैक्स लायबिलिटी, करेक्ट है। तो ये सवाल उठता है कि भाई तुम ऐसा कर सकते हो क्या। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि समझो एक इन्वेस्टमेंट होता है, एन इन्वेस्टमेंट इज मेड फ्रॉम मॉरिशस, मॉरिशस से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो विद इंटेंशन टू टेकिंग द बेनिफिट ऑफ ट्रीटी, ट्रीटी का बेनिफिट लेने के लिए आप मॉरिशस से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। कैन डिपार्टमेंट इग्नोर द टैक्स ट्रीटी प्रोविजन, क्या डिपार्टमेंट टैक्स ट्रीटी का प्रोविजन को क्या कर सकता है, इग्नोर कर सकता है और गार्ड लगा सकता है क्या। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सजेस्ट करता है कि गार्ड विल नॉट इंटरफेयर विद द राइट ऑफ टैक्स पेयर टू चूज अ मेथड ऑफ इंप्लीमेंटिंग अ ट्रांजेक्शन। इसके ऊपर तो आप आ नहीं सकते भाई, क्या मेथड है उसको ट्रांजेक्शन करने का, वो तो उसका चॉइस है। बट दिस आंसर इज मीनिंगलेस बिकॉज द होल लैंग्वेज ऑफ 96 जो कि आपका आईएए बताता है और 102 will department refrain from inferring even if assess legitimate choice to result in lower tax। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है तीनों में कि तुम क्या कर रहे हो, तुम बहुत ही सिंपल चीज कर दिया है, तुमने आईएए इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट नाम का एक चीज लेके आ गए हो। तुम इससे थोड़े हार्श तो नहीं हो रहे हो कि भाई तू कहीं पे भी लगा दोगे आइए, ऐसा थोड़ी चलेगा। दीज आर ट्रबलिंग क्वेश्चन विच आर रिक्वायर अ ग्रेव कंसिडरेशन एंड एग्रेसिव एंड अब्यूजिव एप्लीकेशन ऑफ गार विल सीरियसली इंपैक्ट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो अ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। इसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट करना ना छोड़ दे। इट इज देयर फॉर एन इम्पेरेटिव, मतलब इंपॉर्टेंट बिजनेस नीड है टू क्लैरिफाई द गार विल नॉट अप्लाई इन ऑल केसेस वेयर मर्जर्स आर अप्रूव बाय कोर्ट और वेयर बेनिफिट आर गिवन इन द एक्ट। मतलब यहाँ पे मर्जर वाला वो पॉइंट बोल दिया, यहाँ पे 10 AA वाला बोल दिया, या फिर ट्रीटी वाला पॉइंट जो भी है। इन फैक्ट इट मस्ट बी ऑब्जर्व, तुमने आईएए को तो क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अगर कोई इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट आप बता रहे हो तो ये भी तो बताओ परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट क्या होता है।
परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट क्या होता है, तो ऐसा सब तुमको क्या करना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से सीबीडीटी का सर्कुलर आया है, उसमें कुछ क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पल है, तो ये हम लोग नेक्स्ट आपको लेक्चर में रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ तक आपको गार पूरा समझ गया रहेगा। यहाँ पे कुछ 10-12 क्वेश्चन है और 2-3 केस स्टडीज नीचे दी हुई है, मैं डिस्कस कराऊंगा, 100% कराऊंगा। अगले ही आज ही शायद आ जाएगा या कल सुबह आ जाएगा लेक्चर, ठीक है। और वोडाफोन वाला एक बार रीड कर लेना, मैं भी ट्राई करूंगा उसमें कवर कर लूँ। उसके बाद मेरा टारगेट है ट्रांसफर प्राइसिंग का आपको रिवाइज कराना, जितना ज़्यादा हो सकता है मैं कराऊंगा। मैं कोई ऐसा डेडलाइन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सीएस एग्जीक्यूटिव का भी पैरेलली कर रहा हूँ और पर्सनल काम भी बहुत सारा है, वो भी कर रहा हूँ। तो होप सो, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक वगैरह कर दो।